हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। और आप एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पे इस चैनल पे जिसका नाम डीएनए क्लासरूम है, आप बेटा यहाँ एक बार फिर रूबरू है हमारे साथ। हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन लेके आ रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जो भी जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के बेटा, 10th क्लास के, इन एमसीक्यूज में कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर कुछ ना कुछ एमसीक्यू पूछा जाएगा। इसलिए एंड तक वीडियो देखिएगा बेटा। एमसीक्यू सेशंस हम चला रहे हैं तो आपके लिए एक बार फिर एक और सेशन, धमाकेदार सेशन होगा। कंसेप्ट भी सीखेंगे साथ साथ में। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के एमसीक्यू सेशन को। समझते हैं बेटा, सबसे पहली चीज आपको समझनी है बेटा, यहां से यहां पे हम पढ़ते हैं सबसे पहला एमसीक्यू बेटा। ये कहता है कि कौन सा गैस रिलीज होता है जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ। तो डाइल्यूट HCl के साथ यदि जिंक मिलता है तो जिंक हमारे पास Zn इसका सिंबल होता है। और अगर ये HCl के साथ मिलेगा तो जरूरी बात है बेटा, अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी और आपने ये याद रखा होगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये जो जिंक है बेटा, इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा और इसकी जगह पे आएगा। तो यूजुअली हमारे पास ZnCl2 बनेगा और यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगा। तो बोलो कौन सा मुन्ना गैस निकला? हाइड्रोजन निकला। और अगर ऑप्शन देखेंगे आपके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरीन है। तो कुल मिला के बात इसका ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। कहते हैं pH of a neutral solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। यूजुअली आप याद रखेगा, pH का मतलब होता है बेसिकली, pH इज बेसिकली मेजर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन जैसे प्रोटॉन कंसंट्रेशन देखते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर कितना है, वही हमारा pH कहलाता है। अब pH पे हमारे पास एक pH स्केल होती है और उस pH स्केल पे याद रखिएगा बेटा, pH स्केल के अंदर हमारे पास बीच में हमारा 7 बैठा होता है और 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। और अगर आप इसे नीचे देखेंगे बेटा, लोअर वैल्यूज ऑफ pH देन 7, तो उनको हम एसिडिक बोलते हैं या एसिड्स बोलते हैं। और अगर वैल्यूज इस साइड है टू दी राइट ऑफ 7, दैट मींस मोर देन 7, तो उनको हम बेसिस का नाम देखते हैं या बेसिस का नाम देते हैं। ठीक। अब यहां पे समझ लीजिए, अगर हम 14 की बात करेंगे तो 14 जिसका pH होगा तो वो हो जाएगा बेटा मोर बेसिक या मोस्ट बेसिक, जिसको हम बोलेंगे सबसे ज्यादा बेसिक, या हमसे बोलेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो होगा जो जिसका pH 7 होगा। और सबसे खतरनाक एसिडिक जो होगा वो होगा बेटा जहां पे अगर हमने pH वैल्यू 1 दे दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि 7 नंबर वाला न्यूट्रल और 7 के राइट साइड मोर देन 7 इज बेसिस एंड मोर लेस देन 7 इज एसिड्स। ठीक है, अब यूजुअली देखेंगे बेटा आप यहां पे एक और कंसेप्ट, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो याद रखना है pH हमारे साथ क्या होता है बेटा, pH का क्या होता है, pH और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है, ये डिक्लाइन होता है। क्या होता है बेटा? डिक्लाइन। अगर आप देखेंगे ना 25 डिग्री पे, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 25 डिग्री पे 25 डिग्री पे आपका न्यूट्रल pH यानी कि 7 pH होता है, 7 अगर आप यहां से ऊपर जाएंगे, अगर आप 50 डिग्री की बात करेंगे तो 6.63 होता है pH, अगर हम बात करेंगे एक सॉल्यूशन की। अगर और 100 पे आएंगे तो 100 पे यूजुअली 6.17 होता है। अगर आप 0 डिग्री की बात करेंगे तो यहां पे 7.14 होता है। तो यहां से समझ क्या आ रहा है? समझ ये आ रहा है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आपका pH बेटा गिरेगा। मतलब गिरना क्या है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एसिडिक स्केल के अंदर आप एसिड्स की ओर जा रहे हो।
सही बात है। दूसरी बात, अब सॉल्यूशन यहां पे देखेंगे इस सवाल का, तो इस सवाल का आंसर सीधा 7 आएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन है बेटा, तो 7 आएगा इसका आंसर। 7 इज द आंसर बेटा, 7 इज द आंसर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पे हाँ दो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, वार करते हैं। यहां पे देख रहे हैं, यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए हमारे पास दोनों आयन्स होना बेहद जरूरी है। दोनों आयन, जैसे यहां पे सिर्फ सिंगल आयन दिख रहा है जिंक, इसके साथ कोई और नहीं है, यानी कि जहां पे ये जो जिंक है बेटा, ये पूरा एलिमेंट यहां पे दिख रहा है, आपको आयन नहीं दिखेगा, मतलब जहां पे खाली खाली एक ही दिखेगा। यहां पे आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होनी चाहिए एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाने के लिए। जैसे इस केस में आप बात करेंगे, ये वाली रिएक्शन जो है, ये बेसिकली आपके पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां पे दो एलिमेंट्स मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये वाली देखेंगे, दिस इज अ डिसोसिएशन, जहां पे देखिए एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल चीज टूट जाती है बेटा दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस के अंदर, तो दिस वन इज डिसोसिएशन। द डी पार्ट इज बेसिकली द डिसोसिएशन रिएक्शन। और अगर मैं पहले की बात करूंगा ये वाली, तो ये आपके पास जहां पे सिर्फ जिंक है, तो जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूंगा, जो इस सवाल का सही उत्तर है, सही आंसर है, तो यहां पे देखेंगे, यहां पे AgNO3 NaCl के साथ मिलता है बच्चा, और यहां पे AgCl जो एक PPT की फॉर्म में, इस रिएक्शन को हम PPT रिएक्शन भी बताते हैं मुन्ना, इट इज PPT रिएक्शन एंड आल्सो इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखिएगा, यहां पे दो आयन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। एक आयन दूसरे आयन को धकेलता है और उसकी जगह पे लेता है, और दूसरा आयन दूसरे को धकेल के उसकी जगह पे आता है। दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट ये बताइए बेटा, इथेनॉल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? और हमने तो इस पे ऑलरेडी सेशन लगा दिया है मेरे लाल, इस पे तो सेशन लगा दिया है। ये जो आपके पास दिख रहा है COOH ग्रुप, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बच्चा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अच्छा, ये बताइए ये कौन सा ग्रुप? ये तो आपके पास CHO है, मतलब ये तो आपके पास एल्डिहाइड है। कौन हाइड है? आपका एल्डिहाइड है बेटा। इसके बाद OH की बात करेंगे, तो आपके पास OH जो है बेटा, इट इज अल्कोहल। व्हाट इज इट? इट इज अल्कोहल। अगर NH2 की बात करेंगे मुन्ना, NH2 आपके पास एमाइन होता है। तो अगर आप देखोगे इथेनॉल हमारे पास इथेनॉल होता है C2H5OH, मतलब कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप, मतलब ऑप्शन सी इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, कहते हैं बेटा कौन सा मेटल हम स्टोर करते हैं केरोसिन के अंदर? तो इसका सीधा और आसान आंसर है सोडियम। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि सोडियम एयर के साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, इसीलिए हमें ये स्टोर करना पड़ता है केरोसिन के अंदर। तो बहुत आसान और इजी सवाल है बेटा। अब नेक्स्ट ये सवाल फिर से बेटा, यही सवाल फिर से आया था। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इनमें कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले एक कंसेप्ट सीखते हैं ना बच्चा, एक कंसेप्ट सीखते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर इस सवाल को आपको करना है, तो आपको ये दो कंसेप्ट समझने बेहद आसान और बेहद जरूरी समझने हैं। ऑक्सीडेशन को हम तीन तरह से समझते हैं। एक होता है बेटा, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, and it is removal of hydrogen, and it is beta loss of electrons। पहली बात। दूसरी बात, रिडक्शन, इसका इनवर्स, उल्टा बेटा, मतलब यहां पे क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा ना, ऐसे समझते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट खुद होता है,
होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका हुआ ऑक्सीडेशन मुन्ना वो है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब हमें पूछा गया क्या सवाल में, अब समझते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन सबसे आसान तरीके से होगा, आराम से होगा। और यहां पे भी मैंने आपको 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 17 नहीं, 18 बार शायद बोला है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था वो आप देख लीजिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा इन एलिमेंट्स में अगर मैं बात करूंगा तो पोटेशियम सबसे टॉप पे आता है बेटा, यहां पे जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है बेटा कॉपर, उसके बाद इनमें आता है बेटा आपका सिल्वर, और उसमें लास्ट में आप देखेंगे गोल्ड आता है, दैट इज एयू। ये सारे इनके सिंबल्स है। एयू इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, सिल्वर की एजी होती है, कॉपर की सीयू, पोटेशियम की के है। अब यहां से आपको समझ ये आ रहा है जो पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा, ये के प्लस और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये तो इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिसका इजी ऑक्सीडेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग, शाबाश, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बेटा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आंसर आ जाएगा इसका पोटेशियम। क्या आएगा? पोटेशियम। शाबाश शाबाश बेटा, आगे चलिए। ओके, इंडिकेटर दैट टर्न्स पिंक, दैट टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन कौन है बेटा इसमें? चलिए समझते हैं। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे मिथाइल और ऑरेंज की बात करूंगा, सारे के सारे इंडिकेटर हैं। अब बोलोगे गुरुजी इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर बेसिकली एक सबस्टेंस होता है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि कोई सबस्टेंस जो आप ले रहे हो वो बेस है कि एसिड है। वो बेस है मुन्ना या एसिड है? जो सबस्टेंस आपको मास्टर जी देते हैं, बोलते हैं लेब के अंदर जाओ बच्चा और इसका बताओ मुझे ये एसिड के बेस, तो आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये गाड़ी का इंडिकेटर या बाइक का इंडिकेटर नहीं है, ये इंडिकेटर कुछ दूसरा है जो हमें ये बताता है whether a given substance is acid or base। तो हम देखते हैं बेटा इंडिकेटर का काम देखना, कोई भी सबस्टेंस बेस या एसिड है ये हमें इंडिकेट ये कराता है। अब हमारे पास कुल मिला के कितने इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं? 4 इंडिकेटर दिए गए हैं। अब समझते हैं एक एक इंडिकेटर को। सबसे पहले हमें यहां दिया गया है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अगर आप देखेंगे ये एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर। यहां पे याद रखेगा रेड येलो, रेड येलो। रेड कब? रेड अगर एसिडिक सबस्टेंस होगा तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा बेटा? रेड। अगर कलर आया हमारा प्यारा प्यारा येलो, अगर कलर आया प्यारा प्यारा येलो, तो हमारे पास ये जो सबस्टेंस होगा ये मेरे लाल बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। ये तो मिथाइल ऑरेंज वाली बात हो गई। दूसरी बात क्या है यहाँ पे? लिटमस, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अब लिटमस की बात करेंगे तो लिटमस हमारा क्या होता है? 2 तरह का। एक हमारे पास ब्लू लिटमस होता है और एक मुन्ना होता है हमारे पास रेड लिटमस। ठीक है, एक ब्लू लिटमस होता है, एक रेड लिटमस होता है। जो रेड लिटमस होता है अगर वो रेड लिटमस अगर ब्लू हो गया, क्या हो गया? ब्लू हो गया। अगर रेड लिटमस क्या हो गया बेटा? ब्लू हो गया, तो ये बेस है। क्या है? बेस। और अगर ब्लू लिटमस हमारा रेड बन गया, क्या बन गया? किसी सबस्टेंस, किसी चीज में जो आपको दिया जाएगा उसमें जब हम उसको लिटमस पेपर पे डालेंगे, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड टर्न हुआ तो हम उस सबस्टेंस को बोलेंगे बेटा इट इज एसिड। अगर हमने रेड लिटमस पेपर पे कोई सबस्टेंस डाला और उसका कलर चेंज हुआ बेटा किसका? लिटमस पेपर का, तो इसका कलर चेंज हुआ टू ब्लू, टू ब्लू, तो ये हमारा बेस बनेगा। तो 2 इंडिकेटर समझ आए मुन्ना? अच्छे से आए, सही से आए? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा इंडिकेटर समझाता हूं बेटा, तीसरा इंडिकेटर समझाता हूं। तीसरा इंडिकेटर यहां पे फिनोप्थलीन है। कौन है मुन्ना? फिनोप्थलीन है। अब फिनोप्थलीन अगर हम देखेंगे, फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर का काम करता है। फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर का काम करता है।
तो क्या करता है बेटा, यहां पे अगर आप फिनोप्थिलीन के साथ ट्रीट करोगे, फिनोप्थिलीन के साथ ट्रीट करोगे एसिड को, तो कोई कलर में चेंज नहीं होगी, कलरलेस होगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। और अगर आपने क्या किया, सबस्टेंस डाला और सबस्टेंस का कलर पिंक हो गया, क्या हो गया, पिंक हो गया। पिंक का मतलब यारा बेस, पिंक का मतलब यारा बेस है, मतलब जो आप सबस्टेंस चेक कर रहे हो वो पिंक हो जाएगा। तो क्या आपको यही लग रहा, हाँ ये तो आप, हमारा आंसर, प्यारा प्यारा आंसर यही है बेटा कि बेस जो है बेटा, बेसिक सॉल्यूशन को पिंक बनाने के लिए कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होता है, वही होता है फिनोप्थिलीन। अब एक और हमारे पास है, दैट इज टर्मेरिक। अब टर्मेरिक की बात करेंगे, वो भी थोड़ा समझाता हूं। टर्मेरिक की बात करेंगे बेटा, तो टर्मेरिक भी एक इंडिकेटर की तरह ही काम करता है। अगर आप टर्मेरिक को देखोगे, यहां पे आपको लिखना है येलो और यहां पे लिखना है आपको रेड। रेड का मतलब रेडिश, रेडिश का मतलब शाबाश, रेडिश का मतलब हो गया है बेटा, शाबाश। रेडिश कौन होता है, रेडिश होता है बेटा आपका बेस, और येलो आपका इस केस में है एसिड। तो अगर टर्मेरिक से आप कोई भी सबस्टेंस ट्रीट कर रहे हो और आप देखना चाहते हो वेदर द सबस्टेंस इज एसिड और बेस, तो अगर येलो कलर आया तो एसिड, अगर रेडिश कलर आया तो बेस। खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है बेटा द मेन कांस्टेंट ऑफ द नेचुरल गैस। अरे मेरे लाल, नेचुरल गैस का मेन कांस्टेंट आपका मीथेन होता है। आपका जो प्रोपेन होता है, आपका जो प्रोपेन होता है, आपका जो ब्यूटेन होता है मुन्ना, ये मेन कांस्टेंट आपका एलपीजी का होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। तो यहां पे ऑप्शन बी आपके पास आएगा, जो नेचुरल गैस का मेन कांस्टेंट है वो मीथेन है। आइए समझते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन। अभी बताए थे कुछ सेकंड पहले बच्चा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, और 3 डेफिनेशन दिए थे ऑक्सीडेशन के। पहला बोला था मैंने, इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा बोला था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा बोला था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ कौन सा है यहाँ पे, ओहो बेटा ऑप्शन ए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली ऑप्शन ए, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ द ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17। 17 किसका, 17 मतलब ग्रुप 17 में आएगा, और ये हमारे पास 17 होता है क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन का। और क्लोरीन कहां पे आता है बेटा, क्लोरीन हमारा आता है हेलोजन फैमिली का। कौन से फैमिली का, हेलोजन फैमिली का। और ये बड़ा डेंजरस फैमिली है, बड़ी प्यारी फैमिली है बेटा। और इसके अदर मेंबर्स अगर हम देखेंगे, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये 5 अदर मेंबर्स है, या ये बाकी मेंबर्स है हेलोजन फैमिली के। और इन्हीं को हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको ग्रुप 17 एलिमेंट्स भी कहा जाता है मुन्ना, कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये है बेटा एसिड कौन सा प्रेजेंट है बेटा विनेगर के अंदर। तो याद रखिएगा साइट्रिक एसिड जो होता है ये आपके लेमन में होता है, हाँ लेमन के अंदर। आपका एसिडिक एसिड जो होता है बेटा, यही होता है आपका विनेगर। विनेगर कौन सा होता है बेटा, एसिटिक एसिड होता है आपका विनेगर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको स्टोमक्स के अंदर मिलेगा, बहुत सारे सब्सटेंस, इवन लीव्स में भी आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में मिलेगा, कमर्शियलाइज। और सल्फ्यूरिक एसिड दैट्स व्हाट किंग ऑफ केमिकल्स, ये भी आपको लैब में, लाइब्रेरी में या केमिकल्स के फॉर्म में मिलेगा। अच्छा कौन सा इनमें टर्न करता है वाटर को मिलेगी, तो दैट इज दिस वन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम क्या करेंगे बेटा, लाइम में डालेंगे, लाइम के अंदर डालेंगे, तो दिस इज लाइम, फॉर्मूला ऑफ लाइम। तो ये बेसिकली इसको मिल्की टर्न करता है, मिल्की टर्न करता है। तो इसका आंसर आएगा सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट एरर है, कोई नहीं। ये है बेटा CnH2n, CnH2n, हाँ CnH2n, CnH2n, ठीक है H2n। और ये है बेटा CnH2n+2, और ये है CnH2n-2, ये है CnH2n0, ये आपके पास है। इनमें से आपको बोला गया अल्केन का जनरल फॉर्मूला कौन है, तो ये तो आपको मतलब ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, दाएं नहीं, दाएं तो मुश्किल बन जाता है ना।
हाँ, बाएं हाथ का खेल है। तो अल्केन्स का याद रखिएगा बेटा, अल्केन्स का होता है CnH2n+2, ठीक है, कह दो ना +2, हाँ। और आपके पास ये जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स का आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n। और आपके पास अल्काइंस का फॉर्मूला, अल्काइंस का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, CnH2n-2। अल्केन्स का क्या बताओ, अल्केन्स का क्या मानना, CnH2n+2। और जब मैंने एक ट्रिक बोली थी, इसमें डायरेक्टली डबल करना होता है जितना आपका n का वैल्यू होता है हाइड्रोजन निकालने के लिए, इसमें डबल करने के बाद 2 ऐड और इसमें डबल करने के बाद 2 माइनस। ये सिंपल और साधारण सी भाषा है। तो अल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज। तो ये आपके पास बेकिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये तो नहीं होता है। आपके पास कैल्शियम, दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भाई साहब होता है बेकिंग सोडा, जो आप घर में चाय शाय को डालते हैं ना, नमकीन चाय को कभी कभी उसको रेड रेड बनाने के लिए, वही बेकिंग सोडा होता है बेटा, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक। तो ये होता है बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके पास बेस, ये आपके पास एक और चीज है, दिस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। आगे, Which of the following is amphoteric oxide? अब सवाल पैदा होता है, what is this amphoteric oxide? एम्फोटेरिक का मतलब होता है बेटा जो मिलेगा बच्चा किसके साथ, बेस के साथ भी, और जो मिलेगा बेटा एसिड के साथ भी। अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा ऑक्साइड है जो दोनों के साथ मिलता है, जो दोनों के साथ मिलता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। और इधर अगर आप देखेंगे, इधर आपका आंसर यहां पे बनेगा बेटा Al2O3, क्योंकि अगर आप Al2O3 की बात करेंगे तो ये आपके पास एसिड के साथ भी मिलेगा, किसके साथ मिलेगा बेटा, एसिड के साथ, और साथ साथ में मिलेगा बेटा किसके साथ, ये बेस के साथ। ये मैंने एसिड के साथ मिलाया इसको, और ये कन्वर्ट हुआ AlCl3 में। और अगर मैं इसी को बेटा चेंज करूंगा, किसके साथ, किसमें डालूंगा बेटा, बेस के अंदर, तो बेस के अंदर यहां पे क्या होगा बेटा, ये जब मिलेगा तो हमारे पास NaH, सॉरी NaH नहीं आएगा, NaAlO2 आ जाएगा बेटा, O2 आ जाएगा, प्लस वाटर निकलेगा, प्लस वाटर। ये आपके पास ये Al2 जो है ये हमारे पास एसिड के साथ भी मिला, और ये हमारे पास बेस के साथ भी मिला। अब बेस और एसिड को ढूंढने के लिए बड़ी आसान से शब्द, यूजुअली अगर आप देखेंगे जिसमें H+ आपको दिखेगा वो आपके पास एसिड होता है, और बेस में OH नेगेटिव दिखेगा। दूसरी बात, बेस हमेशा अगर आप देखेंगे इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एसिड में यूजुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये चीजें अभी आप साथ साथ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, विच पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप एक पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप बोला गया है बेटा कि कौन सी प्रॉपर्टी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट। दिस इज लेफ्ट टू राइट, दिस इज टॉप टू बॉटम, दिस इज टॉप टू बॉटम एंड दिस इज लेफ्ट टू राइट। अगर आप बात करेंगे वैलेंसी की, वैलेंसी आपका कभी कभी इंक्रीज हो जाता है 1 to 4, फिर 0 भी हो सकता है, फिर और डिक्रीज हो सकती है, सॉरी फिर ये 2 भी हो सकते हैं, और वगैरह वगैरह, डिक्रीज अप टू 0 भी हो सकती है। तो वैलेंसी हम बोलेंगे डिक्रीज नहीं होती है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो जाती है, तो ये वाला ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की काबिलियत, वो यूजुअली क्या होती है जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, एंड द सेम हैपेंस विद द न्यूक्लियर चार्ज। आपका लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज भी आपका, हाँ, इसके अंदर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज Z भी इंक्रीज होता है। तो बचा एक ही ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप देखेंगे
जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम शेल के अंदर फिलअप होते जाएंगे, क्योंकि शेल तो बढ़ेंगे नहीं, आगे साइज तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ठीक जगह। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जो न्यूक्लियस का असर होता है ना किन पे, ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेल, वो उसको अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज थोड़ा डिक्लाइन होगा। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यही सवाल फिर से, तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे बेटा। डू ज्वाइन इंशाल्लाह, डू ज्वाइन अस फॉर द नेक्स्ट सेशन एज वेल। हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की, और ये इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काबिलियत, और साथ साथ में मैंने आपको कोशिश की है हर एक ऑप्शन को समझाने की। इनमें बहुत सारे सवाल आने की पूरे चांसेस हैं। तो आप इंशाल्लाह मिलेंगे हम एक बार फिर, और हम आपको डिलीवर करेंगे एक और लेक्चर, एक और अच्छा सा एमसीक्यू सेशन। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।